Hello students, welcome to PCPC का myself प्रवीण गुप्ता, योर मैथ्स एजुकेटर। चलिए आइए वेक्टर एंड 3D का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में जो कुछ भी हमने स्टडी किया, उम्मीद करता हूँ आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा बेटा जी, ठीक है ना। लाइन को लेकर हमने बहुत सारी बातें की हैं, लाइन की डिफरेंट फॉर्म्स को हमने देखा है, पैरेलल कोलिनियर वेक्टर्स के बारे में बहुत सारी बातें कर ली हैं। अब चीज़ों को थोड़ा सा आगे बढ़ाने का समय आ गया है। हम कुछ और छोटी छोटी बातें हैं जो इस लेक्चर में सीखना चाहेंगे। इस लेक्चर में कोई बहुत बड़ा चीज हम नहीं पढ़ने वाले, ठीक है ना। छोटी छोटी बातें हम पढ़ेंगे जो आगे आने वाले लेक्चर्स में हमें काफी हेल्प करेगी कई जगह पर, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का लेक्चर मैं स्टार्ट करना चाहूंगा डिस्टेंस फॉर्मूला के साथ, ठीक है ना। तो हम आज का लेक्चर जो स्टार्ट कर रहे हैं वो डिस्टेंस फॉर्मूला के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, हम सब लोग जानते हैं, हमने 11th क्लास में भी डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है ना। मुझे यस, सेक्शन फॉर्मूला मैं क्या कह रहा था, 11th क्लास में भी हमने सेक्शन फॉर्मूला स्टडी किया है बेटा जी। 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना हमने देखा है बेटा जी। तो यहाँ पर भी हम 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो बहुत सिंपल है, आप सब लोग जानते हो। जैसे मान लीजिए आपके पास एक पॉइंट है ये ए, इसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए ए वेक्टर, ठीक है ना। एक पॉइंट है बी, इसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए बी वेक्टर, ठीक है ना। और अब मुझे ये ए बी डिस्टेंस चाहिए, मुझे पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का डिस्टेंस चाहिए, ठीक है ना। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस लिखना। तो बहुत सिंपल सी बात है। आप लोग क्या कहेंगे, सर इन दोनों पॉइंट के बीच डिस्टेंस लिखना कितना आसान है। सर इनसे एक वेक्टर बना लो और उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, तो मैं इसको लिख सकता हूं वेक्टर ए बी का जो मैग्नीट्यूड होगा। देखो ना, ये कौन सा वेक्टर हो गया, ए बी वेक्टर, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वही तो इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस होगा। तो सिंपली इसको आप लिख सकते हो क्या बेटा जी, मॉड ऑफ, अच्छा ए बी वेक्टर लिख सकते हो। ए बी वेक्टर कैसे लिखोगे, फाइनल माइनस इनिशियल, ऑलरेडी सिखा चुका हूं बेटा जी। तो यहां पर आप लिखेंगे बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो ये आपके पास आ गई ए बी डिस्टेंस। तो उम्मीद कर रहा हूं कि 2 पॉइंट अगर आपको गिवन हो वेक्टर फॉर्म में, तो आप क्या करेंगे, उन दोनों से पहले वेक्टर बना लीजिएगा और फिर उसका मैग्नीट्यूड लिख लेना। वही उन दोनों पॉइंट के बीच का क्या होगा बेटा जी, डिस्टेंस। बहुत सिंपल और सीधी सी बात है बेटा जी, ठीक है ना। अब अगर यहां पर कार्टेशियन फॉर्म में अगर आप बात करना चाहें, तो कार्टेशियन फॉर्म में भी हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। जैसे मान लीजिए इस पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट को अगर आप x1 y1 और z1 कहते हैं, ठीक है ना, x1 y1 z1, और इसको इस b के कोऑर्डिनेट को लिखते हैं आप x2 y2 z2। तो बहुत इजी है बेटा जी, वही ए बी जो हम पहले भी लिख चुके हैं। फिर से हम इन दोनों से वेक्टर बना लेंगे और उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखेंगे। तो हम पहले भी लिख चुके हैं, तो ये हो गया अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस, इतना तो हमने 11th क्लास में भी किया था। अभी z कोऑर्डिनेट और आ गया, तो यहाँ पर z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। तो कार्टेशियन फॉर्म में अगर आपको पॉइंट गिवन हो और उनके बीच का डिस्टेंस लिखना हो तो आप इससे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल सी और सीधी सी बात है, मुझे सिर्फ एक बार बताना था, आपके नोटबुक में लिखवाना था। तो ये होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छी बात, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बेटा जी सेक्शन फॉर्मूला। अब सेक्शन फॉर्मूला भी आपने 11th क्लास से पढ़ा है और बिल्कुल एज इट इज यहां पर भी वो यूज किया जाएगा। तो जरा देखो बेटा जी, सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है। सेक्शन फॉर्मूला वही बात कहता है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये कोई सेगमेंट है, मान लीजिए, ठीक है ना। ये पॉइंट ए, इसका कोऑर्डिनेट मान लो ए वेक्टर, ये पॉइंट बी, इसका कोऑर्डिनेट बी वेक्टर मान लो, और फिर हमने एक पॉइंट मान लीजिए सी ले लिया, ये पॉइंट सी हो गया, ठीक है ना। एक सेकेंड, और अब हमसे सी का कोऑर्डिनेट पूछा है, जबकि हमें बोला गया है कि ये जो सी है वो इस ए बी सेगमेंट को m रेशियो n में इंटरनली डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना। क्या क्या बोला है, क्वेश्चन क्या है, सी के कोऑर्डिनेट चाहिए, ए और बी के कोऑर्डिनेट पता है, और सी जिस रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है। आप जानते हो डिवीजन 2 टाइप के होते हैं, एक इंटरनल होता है और एक एक्सटर्नल होता है। तो यहां पर चलो इंटरनल डिवीजन लिख देते हैं अपन। ये सब जानते हो बेटा जी, मैं सिर्फ एक बार नोटबुक पे लिखवाना चाहता हूं कि ताकि आप ये ना कहें कल को कि सर ने बताया नहीं, ठीक है ना। तो मैं बता रहा हूं आपको। तो ये ए, ये बी, ये सी आया, और ये इस सेगमेंट को m रेशियो n में इंटरनली डिवाइड कर रहा है। और अगर ये m रेशियो n में इंटरनली डिवाइड कर रहा है, इन दैट केस आप बड़े आराम से यहां पर c का कोऑर्डिनेट लिख सकते हो, जैसा कि आप 11th क्लास में लिखते आए थे। तो ये जो m मल्टीप्लाई होता था वो तो इसके कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होता था और n इसके कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होता था। तो आप यहां पर लिखेंगे m b वेक्टर, क्या बेटा जी, m b वेक्टर प्लस n a वेक्टर बाय m प्लस n। ये हो गया बेटा जी इस पॉइंट c के
इस पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर बाय एम प्लस एन। अरे बेटा ये तो करते आ रहे थे, इसको इधर मल्टीप्लाई करते थे, इसको इधर मल्टीप्लाई करते थे, नीचे क्या लिखते एम प्लस एन, बिल्कुल वही है। आप वैसे करके देख लीजिए, यही आएगा बेटा जी, ठीक है ना। आप यहाँ पर x1 y1 z1 ले लो, यहाँ x2 y2 z2 ले लो, करके देखना यही आएगा, एग्जैक्टली यही आएगा। लेकिन ये वेक्टर फॉर्म में लिख दिया ना, इसलिए आपको अजीब सा लग रहा है। लेकिन आपको बेटा जी आदत वेक्टर फॉर्म की जरा डालनी है बेटा जी, क्योंकि यही बहुत ज्यादा यूज होगा। तो बेटा जी आपसे 3:2 1:2 1:1 किसी चीज के लिए कहा जाए, बिल्कुल उसी स्टाइल में काम करना है जैसा कि आप 11th क्लास में कोऑर्डिनेट में करते थे। ये क्रॉस में तो करते थे, पहले इसको इधर फिर इसको इधर, डिवाइड बाय m प्लस n। अब यहां सब में एक साथ ही हो गया बेटा जी, ठीक है ना, क्योंकि सारे कोऑर्डिनेट एक साथ ले लिए, सारे एक साथ ले लिए, काम हो गया बेटा जी। अब अगर एक्सटर्नल डिवीजन की बात करें, एक्सटर्नल डिवीजन की बात करूं तो बड़ा सिंपल सा है। एक्सटर्नल डिवीजन में आप सब लोग जानते हो फॉर्मूले में सिर्फ एक चेंज आएगा। अच्छा चलो मैं पिक्चर बना देता हूं आपको, वरना आप बुरा मान जाएंगे। तो ये मान लीजिए ए, ठीक है ना, इसके कोऑर्डिनेट गिवन अपने को ए वेक्टर, ये बी, इसका कोऑर्डिनेट गिवन है बी वेक्टर, और फिर आया कोई 1 सेकेंड, फिर आया कोई सी। वेरी गुड, तुझे भी दाना ही था, ये सी। अब सी के कोऑर्डिनेट पूछे, जबकि बोला गया है, देखो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हो रहा है कि भैया ए सी बाय सी बी क्या गिवन है, m बाई एन। सेम थिंग वहां गिवन है, ए सी बाय सी बी वही m बाई एन। तो ये तो हो गया मान लो m, और ये हो गया मान लो n। तो देख लो फिर से, ए सी बाय सी बी, ए सी बाय सी बी, फिर से m बाई एन आ गया ना बेटा जी। तो इस बार जो c है वो ए बी को m/n में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। तो कोऑर्डिनेट लिखना है तो बेटा जी इंटरनल की तरह लिख दो आप। तो बस इंटरनल में कैसे लिखते थे, पिक्चर ये देखो, उससे मत देखो, इसी से पिक्चर्स देखो, वही इसी तरीके से लिख दो। क्या लिख दोगे, m b वेक्टर n a वेक्टर, लेकिन बीच में क्या लगा दो, माइनस। लिखना इसी की स्टाइल में, ये इधर ये इधर, लेकिन एक्सटर्नल है तो दिमाग में सेट रखो, माइनस लगा देना बीच में, और यहां पर आएगा m माइनस एन। डेरिवेशन आप 11th क्लास से पढ़ चुके हैं, मैं दोबारा नहीं कराऊंगा ये कहां से आया है, ये सब कहां से आ रहे हैं, ये 11th क्लास में पढ़ चुके हो आप बेटा जी, ठीक है ना। मैंने सिर्फ यहां पर एक बार रिवाइज करवाया आपको कि कैसा लिखना है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके पास c का कोऑर्डिनेट, जब c ए बी सेगमेंट को m/n में एक्सटर्नली क्या कर रहा था, डिवाइड, जबकि ये c का कोऑर्डिनेट जब C ए बी को m/n में इंटरनली डिवाइड कर रहा था, ठीक है ना। तो ये था इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कोई खास बड़ी बात है नहीं। अच्छा यहां पर हम चाहें तो एक इंटरेस्टिंग बात कर सकते हैं, तो जरा देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर में भी करते हैं वो बात, प्रॉब्लम भी आई हुई है जेई में, जो बात मैं करने जा रहा हूं उस पर, ठीक है ना। तो एक बार रिवाइज करवा देता हूं मैं। तो ये ए वेक्टर, सॉरी पॉइंट ए है, नॉट ए वेक्टर, कोऑर्डिनेट इसका ए वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ये बी, इसके कोऑर्डिनेट बी से रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं, और एक सी, और मान लो सी के कोऑर्डिनेट सी वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दिए, किससे रिप्रेजेंट कर दिए, सी से, ठीक है ना। और ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m/n में, सी ए बी को m/n में इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो जरा सोचो ना, सी के कोऑर्डिनेट जो है उसको आप किससे रिप्रेजेंट कर रहे हो, सी वेक्टर से, जो एक्चुअल में किसके इक्वल है, m b वेक्टर प्लस n a वेक्टर बाय m प्लस n, ठीक है ना, बाय m प्लस n, ठीक है ना। अब यहां पर जो एक इंटरेस्टिंग बात जनरेट हुई है वो देखो बेटा जी। अब ये अगर आप गौर करके देखो तो यहां पर इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं बेटा जी, देखो 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 देखो, लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है ना। और अब अगर आप गौर करके देखो तो इन दोनों स्केलर क्वांटिटी का सम 1 है, इन दोनों स्केलर क्वांटिटी का। अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं, c इक्वल टू, इसको मैं कोई लैम्बडा लिख दूं, लैम्बडा बी वेक्टर, और इसको लिख दूं म्यू ए वेक्टर। तो आप गौर करके देखो यहां पर क्या हो रहा है, यहां लैम्बडा प्लस म्यू का वैल्यू 1 आया है, लैम्बडा प्लस म्यू का वैल्यू 1 आया है। और भी अगर ढंग से देखो तो ये जो लैम्बडा और म्यू है इनका वैल्यू 0 से 1 के बीच में है बेटा जी, क्योंकि देखो m प्लस एन m से तो बड़ा होगा और m प्लस एन n से भी बड़ा होगा, तो ये रेशियो 1 से छोटा ही रहेगा बेटा जी, ठीक है ना। तो यहां से एक ये इंटरेस्टिंग बात जनरेट होती है कि भैया अगर आपके पास 3 पॉइंट है और वो कोलिनियर है,
3 पॉइंट है और वो कोलिनियर है। अब सोचो, इसको भूलो। अब इधर देखो, मान लो आपके पास 3 पॉइंट है, ए बी, मतलब ये 3 पॉइंट हो गए मान लो, ये बी ले लो और ये सी ले लो, कोई बात नहीं। अगर 3 पॉइंट है और तीनों कैसे हैं बेटा जी, कोलिनियर है, ठीक है ना। 3 पॉइंट ए बी सी मतलब, वरना तुम इसके साथ रिलेट करोगे। रुक जाओ, मैं चेंज कर देता हूँ, अभी पागलों की तरह रिलेट करोगे। मान लो आपके पास 3 पॉइंट है पी क्यू आर, ठीक है ना। और अगर वो कोलिनियर है, वो कैसे है बेटा जी, कोलिनियर, तब कोई ना कोई पॉइंट बाकी 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाले सेगमेंट को इंटरनल डिवाइड करेगा। इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं, जैसे कि यहां पर क्यू कर रहा है, ठीक है ना। अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है तो कोई ना कोई एक पॉइंट बाकी 2 के बीच में कहीं ना कहीं होगा, तो वो इंटरनली डिवाइड कर रहा होगा बाकी 2 को ज्वाइन करने वाले का। और उन तीनों पॉइंट में अगर रिलेशन की बात करूं तो वो इस तरह का एक लीनियर रिलेशन बनाते हैं। और उस रिलेशन की खास बात, अगर इसको और मॉडिफाई करके लिखो बेटा जी, अगर मैं इसको और मॉडिफाई करके लिखूं, अगर इनको सबको मैं एक तरफ ले लूं, इसको भी इधर ले लूं, ठीक है ना, तो सोचो ना यहां पर किस टाइप का रिलेशन जनरेट होगा। यहां पर जैसे मान लो इसका कोऑर्डिनेट पी है जी, इसका कोऑर्डिनेट क्यू है जी, और इसका कोऑर्डिनेट आर है जी, तो यहां पर रिलेशन जनरेट पता किस टाइप का होगा, लैम्डा पी वेक्टर प्लस म्यू क्यू वेक्टर गामा आर वेक्टर, गामा आर वेक्टर इक्वल टू नल वेक्टर। देखो ना, इन दोनों को इस सी को उठा के इधर ले आओ, ठीक है ना। और इसमें जो इंटरेस्टिंग बात होगी वो ये होगी कि लैम्डा प्लस म्यू प्लस गामा क्या होगा बेटा जी, 0 होगा। देखो 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 देखो, इसको उठा के इधर ले आओ, तो लैम्डा और म्यू इनका सम तो 1 था ही, और इसको इधर उठा के ले आओगे तो ये -1 हो जाएगा, ठीक है ना। इसके साथ -1 आ जाएगा, तीनों का सम कितना हो जाएगा, 0। कितना हो जाएगा, 0। देखो यहां देखो ना, इसको देखो, मैं लिखता हूं लैम्डा बी म्यू ए माइनस सी इक्वल टू नल वेक्टर रह गया। और जरा देखो, दिस प्लस दिस प्लस दिस, 0 आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो यहां पर हम बोल सकते हैं इफ पी क्यू आर थ्री कोलिनियर पॉइंट्स, देन आपको ये बात माननी पड़ेगी कि लैम्डा पी प्लस म्यू क्यू प्लस गामा आर डेफिनेटली 0 होगा। और उससे भी जोरदार बात यह है कि लैम्डा प्लस म्यू प्लस गामा 100% 0 होगा बेटा जी। अच्छा, ये भी क्लियर है, ये भी क्लियर है कि ये सभी, आप कहेंगे कि ये सम 0 तब भी आ सकता है जब लैम्डा म्यू गामा सारे के सारे 0 हो जाए। और देखो वो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, नहीं वो अलाउड नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये देखो, ये तो -1 ही है, 0 होने का चांस ही नहीं है। तो यहां पर हम ये भी लिख सकते हैं कि लैम्डा म्यू गामा ये सब के सब 0 नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह की बात अपन समझ सकते हैं कि भैया अगर 3 पॉइंट कोलिनियर होते हैं तो वो एक लीनियर रिलेशन बनाते हैं, और उस रिलेशन में जो हम स्केलर यूज करते हैं उनका सम 0 होता है, जबकि वो स्केलर सारे के सारे 0 नहीं होते हैं, ठीक है ना। एक छोटी सी बात है जिसको आप दिमाग में रख सकते हैं, और इस बात को बड़े दिमाग में रखना बेटा जी कि भैया इन दोनों का सम 1 होता है। अगर सेक्शन फॉर्मूला लगा रहे हैं अपन, वो भी 3 कोलिनियर पॉइंट पे लगता है, तो सेक्शन फॉर्मूला लगा रहे हैं तो याद रखना इन दोनों का सम हमेशा कितना होता है, 1 होता है। तो मतलब अगर मैं इसको लैम्डा कह रहा हूं तो ये कोई और नहीं, ये 1 माइनस लैम्डा ही होगा, ठीक है ना। ये 1 माइनस लैम्डा ही होगा, इस बात को ध्यान रख लेना बेटा जी, ठीक है ना। यहां पर मतलब सी को ऐसा लिख सकते हो आप, लैम्डा बी वेक्टर प्लस 1 माइनस लैम्डा ए वेक्टर। तुरंत समझ जाना, ऐसा कभी भी लिखा मिले, ठीक है ना। और ये भी कंफर्म बात है कि भैया लैम्डा आपका 0 से 1 में है। ये देखो लैम्डा इसी को तुम्हारा ना, वो 0 से 1 में, 1 से बड़ा नहीं हो सकता और 0 से छोटा नहीं हो सकता, नेगेटिव तो हो नहीं सकता ना, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखना बेटा जी। और अगर ऐसा सीन नजर आ जाए कहीं पर भी, तुरंत समझ जाना ये तीनों कोलिनियर है, और ये जो सी है वो ए और बी को ज्वाइन करने वाले सेगमेंट को इंटरनली डिवाइड कर रहा है किसी ना किसी रेशियो में। जो आपको ही जज करना है वो रेशियो क्या है। उम्मीद कर रहा हूं आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको समझाया है कि सेक्शन फॉर्मूला में ये एक खास बात होती है कि इन दोनों का सम 1 होता है। और इसको यूज करके मैं आपको पहले कह रहा हूं कि जेई में 2 बार प्रॉब्लम आ चुका है सिर्फ इस बात पर कि इन दोनों का सम 1 है। इस बात को लेकर जेई में 2 बार प्रॉब्लम आ चुकी है बेटा जी, बच के रहिएगा, और आ सकता है, ठीक है ना। समझ जाना ढंग से बात को। चलो कोई नहीं, ये सेक्शन फॉर्मूला था। अभी आगे बढ़ते हैं। अगली बात लिखा हुआ है सॉल्विंग प्रॉब्लम्स बाय एज्यूमिंग कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट को अज्यूम करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, ठीक है ना। ये एक ट्रिक की तरह है जो हम इस चैप्टर में इस्तेमाल करेंगे। छोटा सा पॉइंट है जो मैं आपको समझाना चाहता हूं यहाँ पर, जो कई जगह काम आता है बेटा जी। अब जरा इसको समझना, इस पॉइंट को समझना। ये पॉइंट क्या है, जैसे मान लो आपको कोई ट्राइंगल का ही प्रॉब्लम करना हो, सोचना बेटा जी, ठीक है ना। ट्राइंगल का ही प्रॉब्लम बनाना हो, ए बी और ये मान लो वेक्टर सी, ठीक है ना।
ट्राइंगल एबीसी। अब अगर ये प्रॉब्लम बनाना है तो मैं ये कहता हूं कि प्रॉब्लम आएगा, आपसे कहेगा कि इसकी लेंथ वो है, उसका वो है, ये है, वो है, ठीक है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, जब भी जैसे मान लो ट्राइंगल की प्रॉब्लम आ गई, ठीक है ना, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर एक तो तरीका ये है, देखो बेटा, कि हम लेंथ के साथ या एंगल्स के साथ क्वेश्चन में अप्रोच बनाएं तो वो हमेशा से टफ रहेगा। लेकिन अगर हम कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से, हमने कोऑर्डिनेट 11th क्लास में पढ़ा था, तब भी ये बात सीखी थी कि जब हम लेंथ, एंगल, एरिया, इनकी प्रॉब्लम्स को कोऑर्डिनेट की प्रॉब्लम बना के सॉल्व करते हैं तो बहुत इजी हो जाता है। तो वही फंडा आपको यहां इस्तेमाल करना है। आपको तुरंत कोऑर्डिनेट अज्यूम कर लेने हैं, अगर आप कर सकते हो तो एक कोऑर्डिनेट तो हमेशा क्या अज्यूम कर लिया करो, ओरिजिन वाला, मतलब एक वर्टेक्स को हमेशा कहां चिपका दिया करो, ओरिजिन पर, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखना कि अगर पहले से कोऑर्डिनेट गिवन है तो आपको अज्यूम नहीं करने हैं, जो गिवन है वही मानने हैं बेटा जी, ठीक है ना। हाँ, कोऑर्डिनेट गिवन नहीं हो और कोऑर्डिनेट अज्यूम करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो, जो डेटा आपको दे रखा है उनको इधर उधर शिफ्ट करने से, जैसे मान लो ये ट्राइंगल है जी, अब इसकी मीडियन की लेंथ की बात कर लिया, इस मीडियन की लेंथ की बात कर ली, तो मान लो अभी 5 है इसका लेंथ। अब इस ट्राइंगल को यहां से उठाकर मैं यहां लिया हूं तो अभी इस मीडियन का लेंथ तो 5 ही रहेगा ना, या फिर मैं इसको दिल्ली ले जाऊं, बॉम्बे ले जाऊं, अमेरिका ले जाऊं, तो भी इस ट्राइंगल के इस मीडियन का लेंथ तो 5 रहेगा ना। तो जो चीजें शिफ्ट करने से बदलती नहीं है, जैसे इस ट्राइंगल का एरिया है, आप इस ट्राइंगल को कहीं ले जाओ, एरिया नहीं चेंज होगा, ठीक है ना। इसकी साइड लेंथ है वो कभी चेंज नहीं होगी, इनके इसके जो एंगल्स हैं इंटरनल या एक्सटर्नल वो भी चेंज नहीं होंगे बेटा जी, ठीक है ना। तो ये जो फिजिकल डेटा जो चेंज नहीं होता शिफ्टिंग से, उन क्वेश्चंस में आप वर्टेक्स अज्यूम कर लिया करो, आपको बहुत आसानी रहेगी बेटा जी, ठीक है ना। तो जनरली तो मैं एक वर्टेक्स को तो कहां रख देता हूं, ओरिजिन पर शिफ्ट करवा देता हूं, मतलब ओरिजिन मान लेता हूं, ठीक है ना। एक को तो ओरिजिन पर रख देता हूं, इसको बी मान लो और इसको सी मान लो। इस तरीके से क्वेश्चन में प्रोसीड करोगे तो बहुत ईजी होगा। और अब ये प्रॉब्लम किसकी बन जाएगी बेटा, अभी करके दिखाऊंगा एक दो प्रॉब्लम आपको मैं, ठीक है ना। ये प्रॉब्लम किसकी बन जाएगी, सिंपल एक कोऑर्डिनेट का प्रॉब्लम बन जाएगा। और कोऑर्डिनेट के प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत आसान होता है, ये बात आप जानते हैं बेटा जी, ठीक है ना। टफ होता है लेंथ, एंगल, इन सबको टैकल करना, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट में अगर क्वेश्चन आ गया फिर तो वो बहुत इजी हो गया बेटा जी, ठीक है ना, फिर वो बहुत इजी हो जाता है। तो जब भी ट्राइंगल का क्वेश्चन हो तो इस तरीके से वर्टेक्स अज्यूम किया करो। अब जैसे मान लो पैरेललोग्राम आ जाए आपके सामने, ठीक है ना, इसका प्रॉब्लम हो, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी मान लीजिए, ठीक है ना। अब पैरेललोग्राम के बारे में बात करिए, भैया पैरेललोग्राम का ये है, वो है, ये बताओ, वो बताओ, ठीक है ना। और आपको लगता है कि वर्टेक्स अज्यूम करने से जो डेटा हमसे पूछा गया उनमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब कोऑर्डिनेट अज्यूम करने से उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर आपको कोऑर्डिनेट अज्यूम करने, कैसे अज्यूम करने वो देखो। एक को तुम हमेशा की तरह कहां रख दिया करो, ओरिजिन पर। देखो बेटा कैलकुलेशन बहुत कम हो जाती है, ओरिजिन यूज करोगे कैलकुलेशन हल्की होगी, ठीक है ना, और कोई खास बड़ा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कैलकुलेशन बहुत हल्की हो जाती है, ठीक है ना। इसको मान लो बी मान लो, इसको डी मान लो, तो अब सी चाहिए। अब क्या चाहिए बेटा जी, सी चाहिए। तो देखो सी कितना इजीली आएगा, आप जानते हो ना, ये सी मान लिया, इसको ओरिजिन मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया, इसको डी मान लिया। मैं कहता हूं कि अभी एक और कम कर सकते हैं, अभी 3 वेरिएबल नजर आ, 3 अननोन नजर आ रहे हैं, बी, सी और डी। मैं कहता हूं एक और कम कर सकते हैं, इस सी को भी कम कर सकते हैं। देखो कैसे, आप वैसे तो जानते हो आप, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मान लो अनजान लोग हो तुम, ठीक है ना, तो तुम ये बात तो जानते हो ना कि इन दोनों का मिड पॉइंट और इन दोनों का मिड पॉइंट, अगर ये पैरेललोग्राम है, अगर ये पैरेललोग्राम है तो इन दोनों का मिड पॉइंट और इन दोनों का मिड पॉइंट सेम होगा, ठीक है ना। तो सोचिए ना बेटा जी, सोचिए ना, मजा आ गया। इन दोनों का मिड पॉइंट बोलो। अभी अभी मैंने सेक्शन फॉर्मूला सिखाया, मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, दोनों को ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं। ये तो करते हैं, कोऑर्डिनेट ऐड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, 1:1, ठीक है ना। तो इन दोनों का मिड पॉइंट और इन दोनों का मिड पॉइंट सेम होगा, तो ये हो गया b प्लस डी बाय 2। तो इन दोनों का मिड पॉइंट तो ये और इन दोनों का मिड पॉइंट ये कैंसिल हो गया, तो c इक्वल टू तो क्या आ गया बेटा जी, b प्लस डी आ गया। तो देखो कितना मजा आ गया। तो अब सोचिए ना, अब इसको भी हटा दो और अब इसकी जगह क्या लिख सकते हो, c को b प्लस डी। तो अब आप सोचो, अगर पैरेललोग्राम का प्रॉब्लम है तो आप सिर्फ 2 अननोन से चारों वर्टेक्स डिफाइन कर सकते हो। देखो ना, ये तो 0 दिख ही रहा है, 0,0,0, ठीक है ना। इसको b मान लिया, इसको d मान लिया, वो हो जाएगा b प्लस डी, वो ऑटोमेटिकली क्या हो गया बेटा जी, b प्लस डी हो गया। कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं बेटा जी, ठीक है ना। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेट मानोगे तो आपको बहुत ही मदद मिलेगी बेटा जी आगे प्रॉब्लम्स में, ठीक है ना। ट्राइंगल हो तो एक वर्टेक्स को ओरिजिन में पटक दो, यहां भी एक वर्टेक्स को तो ओरिजिन में डालना है, ठीक है ना।
आसान हो जाएगा बेटा जी। और एक बी मान लिया, एक डी मान लिया, तो ये जो सामने वाला है ये बी प्लस डी हो जाएगा। तो सोचो ना, सिर्फ 2 अननोन से आपने चारों वर्टेक्स लिख डाले, और अब आप क्वेश्चन में प्रोसीड कर सकते हैं जैसा भी डिमांड किया गया है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ ही गया होगा कि भैया ये जो पैरेललोग्राम होता है उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो उसी कॉन्सेप्ट को मैंने यहां पर यूज किया है। अब जैसे मान लो आपके सामने ट्रेपेजियम ही आ जाए, ठीक है ना, क्या आ जाए बेटा जी, ट्रेपेजियम आ जाए। एक सेकेंड, हाँ तो ट्रेपेजियम ले लेते हैं अपन। मान लो ऐसे कोई आपके पास ट्रेपेजियम आ गया, ठीक है ना, और अब इसके वर्टेक्स लिखने हैं, तो ये ट्रेपेजियम मान लो ए बी सी डी है, ठीक है ना। तो देखो बेटा जी, इसको तो मैंने क्या मान लिया, ओरिजिन पे मान लिया, ठीक है ना, इसको मैंने बी मान लिया, इसको क्या मान लिया बेटा जी, मैंने बी मान लिया, इसको मैंने डी मान लिया, और मान लो इसको मान लो सी है जी, इसको क्या मान लो, सी। तो अब यहां पर आप कलाकारी क्या कर सकते हैं वो देखो बेटा जी, कलाकारी ये कर सकते हो कि आप इस सी को या डी को, दोनों में से किसी एक को गायब कर सकते हो। आप कहेंगे सर कैसे? आप सोचो ना, ये वर्टेक्स बी वेक्टर मान लिया, इस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट को 0 वेक्टर मान लिया, तो सोचो ना ये जो ए बी हो गया, इसको मैं बी वेक्टर भी लिख सकता हूं ना, अरे दिस माइनस दिस, बी माइनस 0, तो बी तो आएगा ना बेटा जी, तो ये बी वेक्टर हो गया। अच्छा सोचो, ये जो सी है वो इस लाइन पे ही तो है, सी डी पर, तो आप सी डी का इक्वेशन भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि सी डी किस पॉइंट से पास हो रही है, डी से, तो सी डी लाइन का इक्वेशन क्या हुआ, डी प्लस लैम्डा, और ये जो सी डी है वो किसके पैरेलल है, बी वेक्टर के पैरेलल है। अगर ट्रेपेजियम है तो बी वेक्टर के पैरेलल है, तो बताइए बेटा जी ये किसका इक्वेशन हो गया, सी डी लाइन का इक्वेशन हो गया। और अगर ये सी डी लाइन का इक्वेशन है तो आपको पॉइंट ऐसे मानने की जरूरत क्या है, फिर तो आप इसको इस तरीके से मान सकते हो कि ये जो पॉइंट सी है इसको हम लिख सकते हैं डी प्लस लैम्डा बी। अरे लाइन पर पॉइंट अज्यूम करना सिखाया था ना, तो सोचो ना, इस लाइन का इक्वेशन क्या आ गया, डी। देखो देखो दिमाग वाली बात है बेटा जी, कि ये पता, ये पता है, ये पता है, ये पता है, तो ये वेक्टर पता है, इस लाइन की इक्वेशन के लिए ये लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है, ठीक है ना। और लाइन लिखने के लिए क्या चाहिए, एक पॉइंट चाहिए और एक पैरेलल वेक्टर चाहिए, तो पैरेलल वेक्टर भी नजर ही आ रहा है। तो अब हमने इस लाइन की इक्वेशन लिख दी, अब इस लाइन की इक्वेशन लिख दी, तो इस लाइन पर अगर कोई पॉइंट के कोऑर्डिनेट अज्यूम करने हैं तो वो ऐसे अज्यूम करते हैं ना, मैंने सिखाया था ना कि इसी को पॉइंट ए प्लस लैम्डा बी, तो यहाँ पर तो डी प्लस लैम्डा बी है, तो वही लिखना पड़ेगा बेटा जी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप पॉइंट अज्यूम कर सकते हैं, इस तरीके से आप वर्टेक्स अज्यूम कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट्स अज्यूम कर सकते हैं। और अगर इस तरीके से दिमाग लगाकर काम, ये तो मैंने 1-2 एग्जांपल लिए बेटा जी आपके सामने, और भी बहुत सारी जगह है जहां पर आपको कोऑर्डिनेट्स अज्यूम करने पड़ सकते हैं, और वहां पर थोड़ा सा दिमाग लगा के अज्यूम करोगे तो आप वेरिएबल्स भी कम कर सकते हो, सॉरी अननोन्स कम कर सकते हो, और चीजों को आराम से टैकल कर सकते हो। चलो 1-2 प्रॉब्लम लेते हैं और उनके थ्रू समझते हैं कि कैसे हम इन चीजों को अप्लाई कर सकते हैं। कुछ सिंपल प्रॉब्लम है, उन पर मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये फर्स्ट प्रॉब्लम है, ठीक है ना, तो यहां पर लिखा हुआ है प्रूव दैट क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय joining midpoint of sides of any quadrilateral will be a parallelogram, ठीक है ना। कुछ देख लेना कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो तो। इधर देखो बेटा जी क्या बोला है, प्रूव दैट क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय joining midpoints of sides of any quadrilateral will be a parallelogram। ये कह रहे हैं कि आप कोई भी क्वाड्रिलेटरल लीजिए, ठीक है ना। क्या प्रूव करने को बोला है हमें, कि आप कोई भी क्वाड्रिलेटरल लीजिए और उसकी जो साइड्स है उनके मिड पॉइंट को ज्वाइन करके आप एक नया क्वाड्रिलेटरल बनाइए, वो डेफिनेटली क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। वो ये कहना चाह रहे हैं। चलिए आइए अपन देखते हैं इसका प्रूफ। अच्छा, इस चीज को अपन प्रूव करेंगे किसकी हेल्प से, वेक्टर की हेल्प से, ठीक है ना। इसीलिए प्रॉब्लम लिया, कोई भी रैंडम क्वाड्रिलेटरल ले लो। ये आपने रैंडमली कोई भी क्वाड्रिलेटरल ले लिया, बहुत ही खतरनाक वाला लिया है। क्या बताऊं मैं, क्या तारीफ करूं इस क्वाड्रिलेटरल की, जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। लेकिन ये तो लगी पैरेललोग्राम रहा है, मजा ही नहीं आ रहा है क्वाड्रिलेटरल लेने का। ऐसे ऐसे फिर ऐसे और फिर ऐसे, हाँ अभी अच्छा लगा। कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेने का। अब यार आप हट जाओ ना। हाँ ये क्वाड्रिलेटरल ले लिया अपन ने, मजा आ गया। अब लग रहा है कोई रैंडम क्वाड्रिलेटरल। अब ये कह रहे हैं कि इस क्वाड्रिलेटरल की साइड्स के मिड पॉइंट लो। ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया,
और ये इसका हो गया। इनके अकॉर्डिंग अगर आप इनको ज्वाइन करके एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं तो वो पक्के से पैरेललोग्राम होगा। तो चलिए आइए देखते हैं। ये ज्वाइन किए, ओहो ये ज्वाइन कर दिया यहां पर, है ना, फिर ये ज्वाइन कर दिया और ये ज्वाइन। वाह यार, दिख तो पैरेललोग्राम रहा है, लेकिन दिखने से काम नहीं चलेगा सर, ये तो आपने सेट किया है, ठीक है ना। अब हमें प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम है, हमें प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम है, ठीक है ना। तो कोई बड़ी बात नहीं बेटा जी, बहुत इजी है। अब कैसे करें इस चीज को प्रूव, तो जरा इधर देखो बेटा जी, बात को सुनिएगा और समझिएगा। पहले तो क्वाड्रिलेटरल का नाम रखते हैं P Q R S। अब अगर ये पैरेललोग्राम है कोई बात नहीं, अपन तो इसका नाम रख देते हैं ABCD, ठीक है ना। अब हमें इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है, जबकि ये सब मिड पॉइंट्स हैं। तो सोचो ना, क्यों ना मैं इस P का कोऑर्डिनेट ओरिजिन पे मान लेता हूं ना, उसमें क्या फर्क पड़ता है, कोऑर्डिनेट कहीं भी माने जा सकते हैं, तो ओरिजिन मान लिया मैंने ये, ठीक है ना। इसके कोऑर्डिनेट को मैंने Q मान लिया, इसके कोऑर्डिनेट को मैंने R मान लिया और इसके कोऑर्डिनेट्स को S मान लिया। अच्छा, एडवांटेज क्या है इसका? एडवांटेज ये है कि अब B का कोऑर्डिनेट भी आ गया, देखो ना कितना फायदा हो गया, ये Q/2 हो गया। कैसे हो गया? दिस प्लस दिस बाई 2। अच्छा, C का कोऑर्डिनेट भी आ गया, C का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? दिस प्लस दिस बाई 2, तो Q प्लस R बाई 2। सेक्शन फॉर्मूला लगा रहा हूं बेटा जी। अच्छा, D के कोऑर्डिनेट्स भी आ गए, दिस प्लस दिस बाई 2, तो ये हो गया R प्लस S बाय 2। और A के कोऑर्डिनेट्स भी आ गए, कैसे आ गया? दिस प्लस दिस बाई 2, दैट इज S बाय 2। सोचिए ना, आपके पास जो नया क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हुआ है ABCD, उसके चारों वर्टेक्स आ चुके हैं और अब हमको सिर्फ ये प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम है। तो जरा इधर देखो बेटा जी, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं AB वेक्टर लिखना। मैं AB वेक्टर लिख रहा हूं। AB वेक्टर बोले तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये हो गया Q माइनस S बाय 2, ये आपके लिए AB वेक्टर है। अब अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये जो DC वेक्टर आएगा, कौन सा वेक्टर बेटा जी? DC। ये तो हो गया AB, ये हो गया DC। ये जो DC वेक्टर आएगा वो भी यही आना चाहिए अगर पैरेललोग्राम है तो, ठीक है ना। तो देखते आता है नहीं आता। तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो मतलब दिस माइनस दिस करो, दिस माइनस दिस, तो आप क्या कहेंगे सर? R और R तो कैंसिल हो गया और यहां पर एग्जैक्टली Q माइनस S बाय 2 आ गया। अब आप सोचिए, ये AB वेक्टर और DC वेक्टर इक्वल आ रहा है, देखो ना इक्वल आ रहा है। इसका मतलब, अच्छा दो वेक्टर इक्वल है, इसका मतलब उनकी डायरेक्शन सेम है, उनकी डायरेक्शन सेम है और उनकी लेंथ भी सेम है। तो इसका मतलब ये दोनों पैरेलल है, डायरेक्शन सेम है मतलब ये दोनों पैरेलल है और इनका लेंथ भी इक्वल है, मतलब जितना ये है उतना ये है। तो पैरेललोग्राम में भी यही होता है ना कि जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो लेंथ में इक्वल होती है और वो एक दूसरे के पैरेलल होती है। तो हो गया ना एक काम। तो चलो अब मैं ये वाला भी प्रूव करके दिखाता हूं आपको। अब इसमें आप ये कर लो, BC वेक्टर लिख लो, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो इसमें से ये सेपरेट करोगे तो क्लियर नजर आ रहा है, ये आपके पास R/2 आ गया। ये DC लिख दिया, तो अब क्यों ना अपन AD वेक्टर भी लिख दें। ये BC लिख दिया, अब AD लिख रहा हूं। AD क्या करूंगा? फाइनल माइनस इनिशियल, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस। देखो बेटा जी क्या बचा? R/2 ही तो आ गया ना, जो इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि BC वेक्टर इक्वल टू AD वेक्टर हो गया, जो इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि ये दोनों साइड पैरेलल भी हो गई और इक्वल हो गई, और ये दोनों साइड भी पैरेलल भी हो गई और इक्वल भी हो गई, और इसी के साथ हमने प्रूव कर दिया कि ये पैरेललोग्राम है। अब सोचिए ना, आप कुछ ना किया इसमें, ये तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए लिखा है, वरना आप ऐसे हवा में देख सकते हो यार ये दोनों वेक्टर सेम आ रहे हैं, ऐसे ही खत्म हो गया। तो इस तरीके से आप क्या है ना, कोऑर्डिनेट अज्यूम करके क्वेश्चन को हल्का कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसे सोल्व होगा ये, ठीक है ना, और भी मेथड्स हैं, ठीक है ना। अपन कोऑर्डिनेट से भी कर सकते हैं, अपन 9-10 क्लास की ज्योमेट्री से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अभी हम वेक्टर 3D पढ़ रहे हैं तो हमें उसका यूज करना आना चाहिए, सबसे बड़ी बात यह है। अगर पढ़ रहे हैं तो यूज भी आना चाहिए। तो इस तरीके से हम वेक्टर एंड 3D का यूज कर सकते हैं। और जो मैं अभी समझाना चाह रहा हूं कि कोऑर्डिनेट अज्यूम करके कैसे हम प्रॉब्लम को इजी बना सकते हैं, उससे रिलेटेड भी ये बात है जो आपको बहुत अच्छे समझ में आनी चाहिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। अच्छा, अगला प्रॉब्लम क्या कह रहा है वो देखो बेटा जी, बोर्ड पे देखो अगला प्रॉब्लम क्या है। बड़ा शानदार प्रॉब्लम है, ठीक है ना, मजेदार प्रॉब्लम है।
अब देखिए क्या लिखा हुआ है, इन अ ट्राइंगल एबीसी पॉइंट ई डिवाइड AC in 1:2 and point F divide AB in 1:1. If point P is the intersection point of BE and CF, then find the value of BP by PE. अब इस पूरी प्रॉब्लम में आपको कहीं पर भी ये फील नहीं आ रहा होगा कि ये वेक्टर एंड 3D का प्रॉब्लम है, कहीं पर भी आपको ये फील नहीं आ सकता कि ये वेक्टर एंड 3D का प्रॉब्लम है, कहीं पर भी आप बताइए, कहीं भी फील आ रहा हो तो? ये तो आपको ऐसा लग रहा है जैसे कोऑर्डिनेट का प्रॉब्लम है या फिर ट्राइंगल से रिलेटेड सिंपल प्रॉब्लम है, लेकिन हम हाँ बिल्कुल वो भी है, लेकिन हम इसको सॉल्व करेंगे किससे? वेक्टर एंड 3D का यूज करके। किससे सॉल्व करेंगे बेटा जी? वेक्टर एंड 3D का यूज करके। तो जरा देखो कैसे सॉल्व करते हैं अपन इसको। तो एक ट्राइंगल लेना है जी, ये ट्राइंगल ले लिया जी, ये ए है जी, ये बी है, ये सी है। ओके, बोला है कि जो पॉइंट ई है वो एसी को, ये रहा एसी 1:2 में, तो ये आपका ई हो गया। और आपको भी आना था क्या? ये ई हो गया बेटा जी, और किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 1:2 में। ठीक है ना, लिखने की जरूरत नहीं है वरना फिर यहाँ गिचपिच हो जाएगी बेटा जी। ठीक है ना, मैं दिख रहा है 1:2। ओके, उसके बाद में जो एफ है वो ए बी को, ए बी हो गई 1:1 में। अच्छा, बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है ना, ये एफ हो गया आपका, ये ई हो गया, ये एफ हो गया। अब इन्होंने बोला, क्या बोला? गौर करके देखो, बीई और सी एफ का इंटरसेक्शन पॉइंट बी ये हो गया बेटा जी, ये बीई हो गया, और सी एफ, ये सी एफ हो गया। इनका इंटरसेक्शन पॉइंट इन्होंने बोला है पी है। ठीक है ना, और अब आपसे क्या मांगा है? बीपी। अच्छा, बीपी तो ये हो गया बाय पी। ओके, दिस बाय दिस मांगा है बेटा जी। ओके कूल, समझ में आ गई बात बेटा जी? आपसे बीपी बाय पीई मांगा है। चलो कोई बात नहीं, करते हैं हम इस पे काम। देखो ठीक है ना, मेथड बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मैं इसको आपको वेक्टर एंड 3D और कोऑर्डिनेट अज्यूम करने से कैसे फायदा मिलता है वो समझाते हुए, वो सब चीजें लेते हुए मैं इसको सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि मेरा टारगेट यहाँ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना नहीं है। मेरा टारगेट आपको सिखाना कि कैसे कोऑर्डिनेट अज्यूम करके चीजों को टैकल किया जा सकता है और कैसे वेक्टर एंड 3D का इस्तेमाल करके कोऑर्डिनेट की प्रॉब्लम्स को भी बनाया जा सकता है। तो जरा इधर देखो बेटा जी, मैंने क्या सिखाया? वर्टेक्स अज्यूम करो, ये ओरिजिन ले लिया, इसको बी पे बैठ दिया, इसको सी पर भेज दिया, क्या फर्क पड़ गया? जो जहां है वो वही है। ये भी अभी भी 1:2 में डिवाइड कर रहा है, ये 1:1 में डिवाइड कर रहा है, कोई इश्यू नहीं। अब आप सोचो इसका एडवांटेज नंबर 1। अब आप ये ई के कोऑर्डिनेट लिख सकते हो। ई के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? 1:2 है जी, 1:2 है। ओ सॉरी, खतरनाक बनाया रेशियो का सिंबल मैंने, 1:2। तो देखो 1 तो मल्टीप्लाई होगा सी से, तो यहां पर आ गया सी, प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा 0 से, तो वो तो 0 ही हो गया, बाय 3। तो बेटा जी ये देखो बेटा जी एडवांटेज, ई आ गया अपने पास, ई आ गया आपके पास c/3। चलो बहुत अच्छी बात है, 1:2 लगाया और ये आ गया आपके पास c/3। अब एफ भी आ गया बेटा जी, कैसे? इन दोनों का मिड पॉइंट, तो दिस प्लस दिस बाई 2, तो ये हो गया बेटा जी b/2। देखो यहां पर भी अपने को एडवांटेज मिला है, मिला है कि नहीं मिला? ठीक है ना, उम्मीद कर रहा हूं आप सबको मेरी बात समझ में आ रही होगी। चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, बहुत प्यारी बात है। अब आगे बढ़ता है। हाँ बेटा, अब आगे बढ़े तो देखो बेटा जी, मैं क्या कह रहा हूं कि हमें BP/PE चाहिए, तो B हमने मान रखा है, E हमारे पास आ गया। अगर P आ जाए तो देखो B का कोऑर्डिनेट पता है, P का कोऑर्डिनेट आ जाए तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के ये पता कर लेंगे, और फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के ये पता कर लेंगे, रेशियो ले लेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। तो टारगेट अब P रह गया कि P कैसे फाइंड किया जाए। P क्या है? P बोला गया है इसका और इसका इंटरसेक्शन पॉइंट। अच्छा, इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना तो हमको आता है, तो फिर एक काम करें क्या, दोनों की इक्वेशन लिख लेते हैं। किसकी? एक तो अपन BE की इक्वेशन लिख लेते हैं और एक CF का इक्वेशन लिख लेते हैं। तो यहां पर स्टार्ट करते हैं बेटा जी अपन प्रॉब्लम। तो यहां पर मैं लिखता हूं इक्वेशन ऑफ लाइन BE। सबसे पहले BE का इक्वेशन लिखे, तो क्या लिखूंगा? R इक्वल टू BE लाइन लिखनी है, तो एक तो पॉइंट चाहिए, पॉइंट ये रहा अपने पास B, तो B से तो ये लाइन पास कर रही है, प्लस लैम्डा, एक वेक्टर चाहिए
जिसके ये लाइन पैरेलल हो। तो देखो बेटा जी, 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन मैंने लिखाई थी, ये पॉइंट आपको पता है, ये पॉइंट पता है, इन दोनों से पास होने वाली लाइन आपको लिखना आता है। अब एक वेक्टर तो लिखना है, तो वेक्टर क्या करोगे, दिस माइनस दिस कर दो, वो वेक्टर इसके पैरेलल ही तो आएगा ना। तो यहां पर आ गया आपके पास c/3 माइनस बी वेक्टर। चलिए, ये हमने लाइन BE लिख दी। सिमिलरली अब हम इक्वेशन लिख रहे हैं लाइन CF का। CF लाइन का क्या लिख रहा हूं बेटा जी मैं, इक्वेशन। अब CF लाइन कौन सी हो गई, ये वाली हो गई CF लाइन बेटा जी, ठीक है ना। तो खटाक से लिखते हैं इक्वेशन। तो यहां पर आ गया R इक्वल टू C प्लस म्यू, और पैरेलल वेक्टर तो दिस माइनस दिस कर लो। तो यहां पर आ गया बेटा जी आपके पास B/2 माइनस C। बस बेटा जी, मजा आ गया ना। ये आपके पास दोनों लाइंस आ गई, ये वाली और ये वाली। देखो फायदा, कोऑर्डिनेट अज्यूम करने का फायदा। और अब आपको P चाहिए, तो आपको क्या चाहिए, इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट। और इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, दोनों के आर को इक्वल कर देंगे। तो कर दो दोनों के आर को इक्वल। तो यहां पर पहले एक लाइन लिखता हूं, फॉर इंटरसेक्शन पॉइंट P, फॉर इंटरसेक्शन पॉइंट P। तो देखो बेटा जी, यहां पर तो आ गया B प्लस लैम्बडा c/3 माइनस बी वेक्टर इक्वल टू C प्लस म्यू टाइम्स B/2 माइनस C वेक्टर। समझ में आ गई बात बेटा जी, ठीक है ना। तो ये हमने इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए दोनों को इक्वल कर दिया। अब हमें चीजों को आगे बढ़ाना है। अब चीजें अगर हम आगे बढ़ाएं, तो यहां पर एक काम करते हैं ना, सबको एक तरफ बुला लो। सबको एक तरफ बुलाया, तो पहले तो B को एक जगह कलेक्ट करो। तो B यहां से तो 1, यहां से माइनस लैम्बडा 1 माइनस लैम्बडा, उधर से आओगे तो B देखो यहां अवेलेबल होगा, इधर आएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा माइनस μ/2, और ये B वेक्टर मैंने अलग कर लिया। प्लस क्या बेटा जी, प्लस। अब C वाला अलग करो मैटर। अब C वाला मैटर अलग करोगे तो सबसे पहले तो λ/3 तो यहां से आ जाएगा, देखो ना λ/3। और यहां से C वाला मैटर अलग करो, तो इधर शिफ्ट किया सबको, तो ये तो -1 हो गया। और ये शिफ्ट करूंगा तो ये माइनस और माइनस इधर आगे हो जाएगा प्लस, और यहां पर आ जाएगा म्यू, सिर्फ और सिर्फ म्यू, ठीक है ना। और यहां पर साथ में C वेक्टर इक्वल टू नल वेक्टर। अब जो बोर्ड पर है उसको देखकर आपको किसी ना किसी की याद जरूर आ रही होगी, क्योंकि देखो बेटा जी, ये पूरा स्केलर है, ये पूरा स्केलर है। तो ये तो λ1 B वेक्टर प्लस λ2 C वेक्टर। देखो ऐसा नजर नहीं आ रहा क्या, λ1 B वेक्टर प्लस λ2 C वेक्टर इक्वल टू नल वेक्टर टाइप नजर आ रहा है। और आप जानते हो कि ये तभी पॉसिबल है इसको, अच्छा ये कब पॉसिबल होता है, दो तरीके, या तो λ1 λ2 दोनों 0 हो, या फिर B और C वेक्टर पैरेलल हो। जरा देखते हैं B और C वेक्टर कहां पर है। अच्छा ये B है, वो 0 है, तो ये B वेक्टर हो गया। ये C है और ये 0 है, तो ये C वेक्टर हो गया। और ट्राइंगल की दो साइड कभी भी एक दूसरे के पैरेलल नहीं हो सकती। तो क्लियर बात है बेटा जी कि B पैरेलल नहीं है C के। इन दैट केस आपके पास एक ही तरीका है कि λ1 λ2 दोनों को 0 होना ही पड़ेगा। और अगर मैं λ1 λ2 दोनों को 0 करता हूं, तो यहां से तो आता है 1 माइनस लैम्बडा माइनस μ/2 इक्वल टू 0, और वहां से आएगा बेटा जी λ/3 माइनस 1 प्लस म्यू इक्वल टू 0। बस अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें लैम्बडा और म्यू निकालना है, और लैम्बडा म्यू आ गया तो बस ये मान लीजिए इंटरसेक्शन पॉइंट आने को तैयार बैठा है बेटा जी। तो बस अब इसको सिंप्लीफाई करें तो देखो आसान है, थोड़ा सा इसको कैलकुलेशन करके थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 2 लैम्बडा प्लस म्यू इक्वल टू 2, कुछ नहीं किया बेटा जी, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया थ्रू आउट, तो ये 2 हो गया, ये 2 लैम्बडा हो गया, और ये म्यू रह गया, ठीक है ना। इनको दोनों को शिफ्ट किया तो ये आपकी पहली इक्वेशन। इसको 3 से मल्टीप्लाई करो थ्रू आउट, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां तो आ जाएगा 3, यहां आ जाएगा लैम्बडा, और यहां पर आ जाएगा 3 म्यू। बस बेटा जी, अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करें तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और सब्ट्रैक्ट कर दो। अब सब्ट्रैक्ट किया तो ये तो कैंसिल हो गया, 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट किया तो देखो बेटा जी ये तो म्यू और ये 6 म्यू, तो यहां पर सब्ट्रैक्ट किया तो यहां -5 म्यू रह जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया बेटा जी 6 और यहां पर आपके पास -6 और ये प्लस का 2, तो ये हो गया -4 रह जाएगा बेटा जी आपके पास। तो म्यू का वैल्यू आ गया बेटा जी आपके पास 4/5।
अब दोनों वैल्यू निकालने का कोई फायदा नहीं है, एक कोई सा भी आ जाए बात बन जाएगी। म्यू का वैल्यू 4/5 आया है, आप यहां पुट कर दीजिए वो 4/5, आपके पास इंटरसेक्शन पॉइंट P आ जाएगा, ठीक है ना। तो मैं अब इंटरसेक्शन पॉइंट P लिखने जा रहा हूं, वहां पर म्यू का वैल्यू पुट करके। तो P के कोऑर्डिनेट हो गए बेटा जी C प्लस 4/5 B/2 माइनस C। चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करूं, एक बार कैलकुलेशन और देख लेते हैं बेटा जी, ठीक है ना, कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दी अपन ने, क्योंकि बेवजह अगर गड़बड़ हो गई होगी तो फिर पूरा चेक करना पड़ेगा। देखो इधर आर बी लिख रहा हूं, बी बी, तो आर क्या लिखोगे, बी प्लस लैम्बडा, यहां से तो पास कर रही है, और इन दोनों को सेपरेट करके वेक्टर बना लिया। बिल्कुल सही बात है जी, बिल्कुल सही है। सी एफ देखो यहां से पास कर रही है, दोनों को सेपरेट करके वेक्टर बना लिया, B/2 माइनस सी। बिल्कुल सही है, परफेक्ट काम है बेटा जी, ठीक है ना। दोनों को इक्वेट कर दिया, इक्वेट कर दिया तो पहले बी वाला देख लो, यहां से तो 1, यहां से माइनस लैम्बडा, बिल्कुल सही बात है। और अगर बी वाला और देखे तो ये हो गया इधर आकर μ/2, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद सी वाला देखे तो यहां से तो λ/3, बिल्कुल सही है। ये इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, और ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, बिल्कुल सही है जी। और फिर इनको इक्वेट किया तो 2 से मल्टीप्लाई किया इसको, तो ये हो गया 2, ये 2 लैम्बडा, और यहां रह गया म्यू, बिल्कुल सही है। 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये तो 3, और यहां पर रह गया लैम्बडा प्लस 3 म्यू, ठीक है जी। और 2 से मल्टीप्लाई करके सेपरेट किया तो ये तो कैंसिल हो गया, ये म्यू हो गया, ये 6 म्यू हो गया, माइनस का तो -5 म्यू, और ये 2, ये 6, ओके डन है जी बेटा जी, ठीक है ना, बिल्कुल सही है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये सिंप्लीफाई किया तो देखो सी तो ये रहा, और ये हो जाएगा -4/3, देखो ना, ये पहले बी वाला लिख देते हैं, चलो बी वाला लिख देते हैं, तो ये और ये कैंसिल, तो यहां पर आ गया 2b/5, क्या जाएगा बेटा जी, 2b/5 आएगा, देखो ना 2b/5, 5 नीचे रह गया, कोई बात नहीं। और ये देखो c और -4/5 c, तो ये हो गया बेटा जी c/5, तो ये हो गया 2b प्लस c/5 आई थिंक, ठीक है ना, ऐसा कुछ हो गया बेटा जी, चेक कर लो आप, ठीक है ना। तो यहां से तो 2b/5, और ये हो गया c, और ये -4/5 c, तो ये हो गया c/5। तो ये हो गया आपका इंटरसेक्शन पॉइंट P, जो कि कितना आ रहा है 2b प्लस c/5। बस बेटा जी P आ गया है, B पता है, E पता है, सब कुछ पता है। चलिए आइए मैं इन सबको यहां लिख देता हूं, क्योंकि अब जगह तो बची नहीं, ठीक है ना। अगला पेज ले लेते हैं, काम करते हैं। अब B तो क्या था, पहले तो B को तो B लिख देते हैं अपन, B तो B था, P अभी हमने फाइंड किया है, वो आया हमारे पास 2b प्लस c/5, और ये जो E था वो था बेटा जी c/5। एक बार चेक करा देता हूं तुम लोगों को, देखो E तो c/5, और सॉरी c/3, और P ये अभी निकाला 2b प्लस c/5, और वो तो B था ही बेटा जी, ठीक है ना। चलिए अब अपने को क्या चाहिए, BP/PE। तो देखो बेटा जी BP लिख देता हूं पहले तो आपके लिए, BP लिखें, बड़ा आसान है। BP क्या लिखेंगे, दिस माइनस दिस, अरे इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, ठीक है ना। तो कैसे लिखते हैं, मॉड ऑफ दिस माइनस दिस, तो ये हो गया 2b प्लस c/5 माइनस b। अगर इसको ढंग से देखो तो ये हो गया, स्केलर को तो बाहर कर लो 1/5, और यहां पर आ गया मॉड ऑफ, देखो 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 c, देखो 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 2b माइनस 5b, तो ये हो गया -3b, ठीक है ना, ये तो BP आ गया। अब यहीं पर PE और देख लेते हैं, PE के लिए क्या करोगे, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, तो क्या लिखोगे c/3 माइनस 2b प्लस c/5। LCM हो गया बेटा जी 15, अंदर आ गया बेटा जी, देखो आपके पास 5c माइनस 2, ओ हो, अरे 5c, और यहां पर हो गया -6b, क्या हो गया बेटा जी -6b, और फिर यहां पर आ गया आपके पास -3c। उम्मीद कर रहा हूं सबको समझ में आ रहा होगा। तो यहां से 1/15 तो अलग कर लिया जी, यहां पर आ गया देखो बेटा 2c माइनस 6b, तो एक 2 को भी बाहर कर लो, तो अब आपके पास आ गया बेटा जी कितना, 2c था तो अब रह गया c, और यहां पर क्या था 6b, तो ये हो गया -3b, ये PE हो गया बेटा जी। और अब सोचिए आप, अगर आप दोनों का रेशियो लेते हैं, ठीक है ना, BP/PE करते हैं, तो गौर करके देखो बेटा जी, जब आप डिवाइड करोगे
इसमें इसका डिवाइड करोगे तो ये और ये पोर्शन तो कैंसिल हो जाएगा। 15 पलटी मार के कहाँ जाएगा, ऊपर, तो ऊपर तो आ जाएगा 15, नीचे आ जाएगा 2 और साथ में ये 5, ये कैंसिल हुआ तो यहां पर आ गया 3 और आपका आंसर आ गया 3/2। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको ये बात समझ में आई होगी। हाँ, थोड़ा सा आपको लग रहा है लेंदी है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए लेंदी है। आप सोचिए कॉन्सेप्ट वाइज कितना सिंपल है, ठीक है ना। कैलकुलेशन आप फिर से देख लेंगे, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है कैलकुलेशन बिल्कुल सही है और आंसर आ गया 3। प्रोसीजर पे आप फोकस करेंगे, ठीक है। कोई छोट मोट कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई हो तो आप वो मैनेज करेंगे अपने आप हिसाब से। आपको कॉन्सेप्ट समझ, अच्छा आप देखो ना, आना था 3/2, तो ये ऑटोमेटिकली सेम जनरेट हुआ तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड तो कैंसिल कर सकते हैं ना, वेक्टर थोड़ी कैंसिल किए, मैग्नीट्यूड डिवाइड किया तो मैग्नीट्यूड कैंसिल किए बेटा जी, ठीक है ना। तो वो तो कैंसिल किए जा सकते हैं, कोई इश्यू वाली बात उसमें है ही नहीं, ठीक है ना। आंसर आ गया 3/2 और मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोगों को बहुत अच्छे से ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं और अगली चीज है बेटा जी एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स या फिर बोले तो रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है ना। रिजल्टेंट वेक्टर हम सब लोग जानते हैं क्या होता है, हमने 11th क्लास में फिजिक्स के अंदर पढ़ा है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा मैं अपना आइडिया देता हूं। तो देखो बेटा जी यहां पर क्या है जी, अगर हम बात कर रहे हैं एडिशन की, किसकी बात कर रहे हैं बेटा जी, एडिशन की, 2 वेक्टर के एडिशन की। तो देखो बेटा समझना, जैसे मान लीजिए 2 वेक्टर थे ऐसे हवा में घूम रहे थे इधर उधर इधर उधर, कोई उधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, पता नहीं सब लोग इधर उधर डांस कर रहे हैं, ठीक है ना। कोई उधर घूम रहा है, कोई उधर घूम रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। मैंने क्या किया, उन दोनों वेक्टर को उठाकर एक जगह ले आया, मुझे उनको ऐड करना था, ठीक है। अरे मान लो ए यहां था, बी यहां था, ठीक है ना। इस तरीके से मैंने क्या किया, मुझे आप सब लोग जानते हो कि मैं वेक्टर को उठा सकता हूं पैरेलली, है ना, और कहीं पर भी शिफ्ट कर सकता हूं, ठीक है ना। पैरेलली मूव कर सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस तरीके से शिफ्ट किया कि एक ही पॉइंट पे आ जाए। अब आप देखिए बेटा जी, ये तो मान लो वेक्टर ए है जी, ये मान लो वेक्टर बी है जी, इन दोनों का सम ए प्लस बी, ठीक है ना। एडिशन मतलब ए प्लस बी। अब ये a प्लस बी एक नया वेक्टर होगा बेटा जी, ये a प्लस बी क्या होगा बेटा जी, एक नया वेक्टर, और इसी वेक्टर को क्या बोलते हैं अपन, रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ a एंड b, ठीक है ना। इस a प्लस बी को क्या बोलते हैं अपन, a और b का रिजल्टेंट वेक्टर। अब ये कोई वेक्टर होगा, अब सवाल ये उठता है ये वेक्टर कहां है, ये वेक्टर कहां है, कहां है, किधर है, इधर है, उधर है, किधर है, कहां है ये a प्लस बी, कौन है ये a प्लस बी, हमको नहीं पता कहां है ये a प्लस बी, ये रहा a, ये रहा b, कहां है a प्लस बी। तो चलिए आइए ढूंढते हैं a प्लस बी को कहां है। a प्लस बी को ढूंढने के लिए यहां पर मैंने क्या किया, एक पैरेललोग्राम कंप्लीट किया। मुझे किसी भी तरीके से a प्लस बी वैक्टर चाहिए, ठीक है ना। तो सोचो मैं क्या ट्रिक लगा रहा हूं, समझना कैसे मैं a प्लस बी वैक्टर को ढूंढता हूं। वो देखो बेटा जी, ये तो a है जी, ये आपका वेक्टर बी है जी। मैंने छोटी सी खुरापात की, इसको ओरिजिन पे रख दिया। यार उसमें क्या हो गया, आपको कहीं भी ले जा सकते हैं ना, वेक्टर को उठाया, डायरेक्शन को चेंज किए बिना कहीं भी ले जा सकता हूं, तुम तक भी आ सकता हूं, मैं वापस भी ला सकता हूं, डायरेक्शन को चेंज नहीं करूंगा तो क्या फर्क पड़ गया, सिखाया ना मैंने, ठीक है ना। इसको ओरिजिन पर मान लिया, इस वर्टेक्स को, और ये जो है ये ऑटोमेटिकली ए वेक्टर हो गया। अब आप पूछेंगे सर ये कैसे हो गया जी, अजी सोचो ना, अगर ये ए नहीं होगा तो दिस माइनस दिस करूंगा तो ए वेक्टर कहां से आएगा। अगर ये ए वेक्टर है, कॉमन सेंस बेटा जी कि ये कोई वेक्टर है, इस वेक्टर है ए, और इसका एक एंड अगर ओरिजिन पर है तो पक्की बात है दूसरा एंड कोई और नहीं, वो ए वेक्टर पे ही होगा। समझ, अरे पोजीशन वेक्टर तो पढ़ा है ना बेटा जी, कोई वेक्टर है जो ओरिजिन से निकल रहा है और वेक्टर ए है तो मतलब उसके दूसरे एंड के कोऑर्डिनेट वही तो वेक्टर होगा ना बेटा जी, ठीक है ना। अच्छा सोचो ना, तो फिर ये बी वेक्टर हो गया, अगर ये ओरिजिन है ये वेक्टर बी है तो ये तो बी वेक्टर हो गया। दिमाग में सेट कर लो कि भैया कोई वेक्टर ए है, उसका एक एंड ओरिजिन पे है तो दूसरा एंड जो होगा वो एग्जैक्टली यही होगा बेटा जी। समझ में आ गया, दूसरा एंड के कोऑर्डिनेट इस वेक्टर के पोजीशन वेक्टर ही होंगे, मतलब समझ रहे, पोजीशन वेक्टर ही होगा। तो चलो खत्म कहानी। अब क्या है बेटा जी, ये ए ये बी, ठीक है ना, मुझे तलाश है a प्लस बी की। तो मेरे दिमाग में आया यार a प्लस बी तो हम इस पैरेललोग्राम से निकाल सकते हैं। देखो कैसे, इसको मैंने मान लिया, मान लो r वेक्टर, मुझे नहीं पता इसके कोऑर्डिनेट क्या है, इस वर्टेक्स को ओरिजिन पे मान लिया, इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, उसको r मान लिया। और अब आप जानते हो
कि इन दोनों का मिड पॉइंट और इन दोनों का मिड पॉइंट सेम होगा, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हो यहां पर कि r प्लस 0/2 इक्वल टू a प्लस b/2। इन दोनों का मिड पॉइंट और इन दोनों का मिड पॉइंट सेम है, ये कैंसिल हो गया और r की वैल्यू आ गई a प्लस b। तो इस पॉइंट, ये जो पॉइंट है वो आ गया बेटा जी आपके पास a प्लस बी। क्या आ गया बेटा जी? a प्लस बी। ये जो पॉइंट है वो a प्लस बी आ गया। अब अगर ये पॉइंट a प्लस बी आ गया, सोचो सोचो सोचो, अगर ये पॉइंट a प्लस बी आ गया, ये ओरिजिन है, तो इन दोनों को ज्वाइन करूंगा, ऐसे तो नहीं करूंगा, इन दोनों को अगर मैं ज्वाइन करूंगा तो यहां एक वेक्टर बनेगा और देखो वो वेक्टर कोई और नहीं a प्लस बी ही बन रहा है, वो कुछ और नहीं a प्लस बी। कैसे? फाइनल माइनस इनिशियल, a प्लस बी तो हो गया बेटा जी। तो इसका मतलब यहां से प्रूव होता है कि भैया अगर दो वेक्टर हैं, ठीक है ना, दो वेक्टर और उनका हमें एडिशन चाहिए तो वो एक वेक्टर ही होगा। पहली चीज तो दो वेक्टर का एडिशन क्या देता है? एक वेक्टर ही देता है, और वो वेक्टर कोई और नहीं, उन दोनों वेक्टर्स को अगर हम किसी पैरेललोग्राम की को इनिशियल साइड मतलब एडजेसेंट साइड बना लें, ठीक है ना, उन दोनों वेक्टर को किसी पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड बना लें और पैरेललोग्राम कंप्लीट करें, तो उसी पॉइंट से निकलने वाला को इनिशियल, ठीक है ना, जहां से ये दोनों निकल रहे वहीं से निकलने वाला डायगोनल ही, सॉरी, वहीं से निकलने वाला डायगोनल जो वेक्टर होगा वो ही उन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर होगा, मतलब उन दोनों का सम होगा। अब यहीं से देखो, इसको तो पैरेललोग्राम लो बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो सोचो ना, ये भी तो वेक्टर बी ही हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम और दोनों की लेंथ सेम, तो ये वेक्टर बी हुआ। तो ये देखो आपका ट्राइंगल लो, ये इधर भग रहा है, ये इधर, इसकी डायरेक्शन इधर है, और ये तीसरा वेक्टर आया जो बंद करता हुआ आ रहा है, ये ऐसे और ये ऐसे, यही तो ट्राइंगल लो बोलते हो बेटा जी आप। ये गया और तीसरा, अरे ऐसे ऐसे, और थर्ड ये क्लोज कर दे। समझ में आ रही बात बेटा जी? तो यही ही क्या होता है, इन दोनों का रिजल्टेंट। तो यही पैरेललोग्राम लो है बेटा जी, और यही आपका ट्राइंगल लो है। समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है ना। तो क्या समझ में आता है? समझ में ये आता है कि सर दो वेक्टर इधर उधर घूम रहे थे, उनको हमने कोई इनिशियल बनाया, एक जगह लाए, फिर वहां से पैरेललोग्राम कंप्लीट किया, और उसी को इनिशियल पॉइंट से निकलने वाला जो डायगोनल है उस पैरेललोग्राम का, वो रिजल्टेंट वेक्टर को, ए और बी के रिजल्टेंट वेक्टर को ही रिप्रेजेंट करेगा बेटा जी, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं आपको मेरी ये बात ढंग से समझ आ रही होगी। अब सुनो मेरी बात अगली, अगर मैं यहां तुमसे अगली बात डिस्कस करूं तो देखो बेटा जी, अगली बात ऐसी है कि ये हो गया आपके पास a प्लस बी। अब यहीं पर हम a माइनस बी की भी बात कर सकते हैं, और देखो कैसे। सोचो ये a वेक्टर है जी, ये आपने b वेक्टर कहा, आपने कहा कि रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है कि अगर यहां पैरेललोग्राम बनाया जाए तो इसी पॉइंट से निकलने वाला जो डायगोनल होता है वही रिजल्टेंट वेक्टर होता है। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर मतलब इन दोनों वेक्टर्स का सम होता है, तो यही a प्लस बी है जी, ठीक है ना। अब सोचो अगर ये b है, तो अगर बिल्कुल ऑपोजिट आ जाऊं तो बोलो, थोड़ा सा और चले जाते, एक सेकेंड, बिल्कुल ऑपोजिट आ जाऊं तो ये माइनस बी वेक्टर होगा। तो अब ऊपर वाले पिक्चर को भूल जाओ, अब एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, ठीक है ना, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है। तो मैं फिर से एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर रहा हूं, ये कर दिया, ठीक है ना। और इन दोनों का जो सम है, a और माइनस बी का जो सम है, वो इसी पॉइंट से, जिस पॉइंट से ये दोनों निकल रहे हैं उसी पॉइंट से निकलने वाला डायगोनली तो होगा ना। तो इन दोनों का सम क्या आ गया? a माइनस बी आ गया बेटा जी, ठीक है ना। तो ये अगर a प्लस बी है तो ये a माइनस बी है। अब आप सोचिए, अगर मैं इसको इस तरीके से पलटी मार दूं, यहां से देखो, यहां से तो फिक्स कर दूं और ऐसे पलट के पलटी मार दूं, तो ये a माइनस बी कोई और नहीं, बोलो यहीं पर आएगा ना। पलटी मारो, पलटी मारो, तो ये, या फिर ऐसे कर लो, इसको यहां से उठाओ और बोलो यहां रख सकता हूं क्या, निकालो a माइनस बी को, और यहां रख सकता हूं क्या, तो ये हो गया आपके लिए a माइनस बी।
समझ में आ रही है बात बेटा जी? ये हो गया a माइनस बी। तो बेटा जी शानदार रिजल्ट क्या बनता है, वो ये बनता है कि अगर ये a है, ये b है, ये a है और ये b है, a और b हमेशा ऐसे ही होंगे बेटा जी, क्योंकि कहीं ना कहीं होंगे, उठाकर हम एक जगह ले आएंगे, ठीक है ना। ये a है और ये b है, तो बेटा जी दिमाग में सेट कर लो, यहां से निकलने वाला तो इन दोनों का रिजल्टेंट बोले तो a प्लस बी होगा, और ये वाला क्या होगा, a माइनस बी, ठीक है ना। ये a प्लस बी होगा और ये a माइनस बी होगा। अच्छी बात क्या है, जो अब यहां से हम बोल सकते हैं कि जो a प्लस बी है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो a माइनस बी के जनरली इक्वल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम क्या होता है ना बेटा जी, पैरेललोग्राम के दोनों डायगोनल बराबर हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है ना। ये जरूरी नहीं है, कभी कभी होता है बेटा जी, हमेशा तो बराबर नहीं होते हैं, ठीक है ना। अच्छा याद करो बराबर कब होंगे, इन जनरल, जनरली तो ऐसा हो रहा है। अच्छा फिर सोचो कि ये दोनों डायगोनल बराबर कब होंगे पैरेललोग्राम के, जब वो पैरेललोग्राम या तो रेक्टेंगल बने या फिर वो क्या बने बेटा जी, स्क्वायर, ठीक है ना, तभी ये बराबर हो सकते हैं। अब रेक्टेंगल और स्क्वायर तभी हो सकते हैं जब ये एंगल 90 डिग्री का हो, ठीक है ना, मतलब दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। इफ, अब यहां लिख देते हैं, इफ ए परपेंडिकुलर टू बी देन मॉड ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए माइनस बी, तब ये दोनों क्या होंगे बेटा जी, इक्वल होंगे। समझ में आ रही बात बेटा जी, ठीक है ना। तो ये छोटी मोटी बातें, उम्मीद करता हूं आप सबको मेरी बातें ढंग से समझ आ रही होगी। अब यहां पर अगर चाहो तो तुम और एक दो छुटमुट बात कर सकते हो, और वो बात ये है कि भैया a प्लस बी लिखो चाहे b प्लस ए लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ठीक है ना। अगर बात करूं मैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की, a प्लस बी प्लस सी लिखो चाहे a प्लस बी प्लस सी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब एक ही बात है, ठीक है ना, सब एक ही बात है। अच्छा और अगर यहां पर आप बातें करना चाहो तो एक और इंटरेस्टिंग बात है जो हम कर सकते हैं वेक्टर एडिशन को लेकर, वो ये है बेटा जी कि ए बी ये दोनों तो कोप्लानर हैं ही, दो वेक्टर हमेशा कोप्लानर होते हैं, लेकिन बेटा जी एक चीज सोच कर देखो, अगर ए और बी इस बोर्ड पर है, ए और बी वेक्टर दोनों अगर इस बोर्ड पर है, तो जो पैरेललोग्राम बनेगा वो भी बोर्ड पे ही बनेगा, बोर्ड के बाहर तो नहीं बनेगा, ठीक है ना। और अगर पैरेललोग्राम बोर्ड पे बना तो उसका डायगोनल भी बोर्ड पे ही होगा, मतलब ये ए प्लस बी भी बोर्ड पे ही होगा और ए माइनस बी भी बोर्ड पे होगा। इसका मतलब तो क्या हुआ, ए बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये चारों के चारों बोलो बेटा जी इस बोर्ड पे ही है, मतलब ये चारों के चारों कैसे है बेटा जी, कोप्लानर, ठीक है ना। तो याद रखना वेक्टर्स और उनके रिजल्टेंट वेक्टर्स वो सब के सब कैसे होते हैं, कोप्लानर, ये सब कैसे होंगे बेटा जी, कोप्लानर, ठीक है ना। उम्मीद कर रहा हूं आप सबको मेरी बात समझ में आ रही है। ए बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, चारों के चारों कैसे होते हैं बेटा जी, कोप्लानर, एक ही प्लेन में मिलेंगे ये चारों चीजें। ये चीज आपके दिमाग में बहुत ही बढ़िया तरीके से एडजस्ट हो जानी चाहिए, सेट हो जानी चाहिए। उम्मीद कर रहा हूं इस तरह की बेटा जी मैं आपसे, ठीक है ना। तो ये छोटी सी बात थी जो मुझे समझानी थी, इस पर क्वेश्चन आप कर चुके हो, ठीक है ना। रिजल्टेंट वेक्टर निकालना ये आपने 11th क्लास में खूब किया है बेटा जी, तो वो ज्यादा यहां पूछा भी नहीं जाता और मैं उस पर टाइम भी खराब नहीं करूंगा, वो सब आपको पहले से आता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और फाइनल बात करते हैं आज के लेक्चर की, और वो है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल। तो देखो बेटा जी दो वेक्टर इधर उधर घूम रहे थे, ठीक है ना, उनको मैं एक जगह लाने की कोशिश कर रहा हूं। तो एक तरीका तो ये है उनको एक जगह लाने का, एक तरीका ये है कि भैया ये आपका एक वेक्टर और ये आपका दूसरा वेक्टर, ठीक है ना। एक तरीका हो रहा है, ये आपका एक वेक्टर, ये आपका दूसरा वेक्टर है, ठीक है ना। अब मैं क्या चाह रहा हूं, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो ये मान लो ए है ये बी है जी। तो पहली चीज ये जो दो वेक्टर के बीच में एंगल होता है उसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं यहां पर जनरली अपन, ये एक सिंबल यूज करते हैं ये वाला। तो इसको फुल रीड करेंगे तो कैसे रीड करेंगे अपन, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है ना। तो इतना बड़ा लिखने में मुझे हमेशा दिक्कत होती है, तो इन शॉर्ट में उसको ऐसा लिखता हूं। पहली चीज तो दिमाग में सेट कर लो, ठीक है ना। अब मान लो ये एंगल थीटा है जी, मान लो ये एंगल थीटा है जी, और मान लो ये एंगल भी थीटा है जी, या फिर एक काम करें अलग अलग नाम देते हैं, ये थीटा, ये अल्फा
और ये बीटा। तो कोई मुझसे पूछे कि क्या भैया ए और बी के बीच का एंगल थीटा है, तो मैं कहूंगा बिल्कुल है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल सही बात है जी। कोई मुझसे पूछे क्या ये ए है जी, ये बी है जी, ए और बी के बीच में जो एंगल है वो अल्फा है क्या, तो मैं कहूंगा जी नहीं जी, ठीक है ना। और कोई मुझसे पूछे कि भैया ये ए मान लो और ये बी मान लो, ए और बी के बीच में जो एंगल है वो बीटा है क्या, बीटा है क्या, मैं कहूंगा बिल्कुल है जी। अब आप कहेंगे कि सर क्या फर्क है, फर्क आपको भी नजर आ रहा होगा। देखो बेटा जी, जब भी आप दो वेक्टर्स के बीच में एंगल मेजर करेंगे तो वो या तो आप टेल टू टेल पर मेजर करेंगे कि दोनों टेल ज्वाइन हो रही हो, ठीक है ना, या फिर दोनों हेड्स ज्वाइन हो रहे हो, ठीक है ना। लेकिन एक का हेड दूसरे की टेल पर बना हुआ एंगल दोनों वेक्टर के बीच का एंगल नहीं बोला जाएगा, ठीक है ना। अल्फा ए और बी के बीच का एंगल यहां पर नहीं है, ठीक है ना। आप हमेशा टेल टू टेल या हेड टू हेड मैच करेंगे, ठीक है ना। आप हेड और टेल मैच नहीं, एक का तो हेड दूसरे की टेल पर बना हुआ एंगल वैलिड एंगल नहीं है। तो अब अगर इस केस में आपको एंगल पता करना हो तो आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा फर्दर शिफ्ट, अच्छा वेक्टर है उठा के फर्दर शिफ्ट कर सकते हैं, तो इसको मैंने फर्दर शिफ्ट कर दिया, तो ये ए वेक्टर है तो ये भी ए वेक्टर है। अब देखो बेटा जी, इसकी भी इस पॉइंट पे देखो, इसकी भी टेल आ गई और इसकी भी टेल आ गई, ए की भी टेल आ गई, बी की भी टेल आ गई। अब ये जो एंगल है वो होगा एक्चुअल में ए और बी के बीच में एंगल, तो ये अल्फा है, तो ये हो गया बेटा जी 180 माइनस अल्फा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि ए और बी के बीच में जो एंगल होगा वो एक्चुअल में होगा 180 माइनस अल्फा, ठीक है ना। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे डिसाइड करते हैं वो समझ में आ गया। फाइंड कैसे करेंगे एंगल वो आपको मैं अगले लेक्चर में सिखाऊंगा, जब मैं आपको डॉट प्रोडक्ट पढ़ाना शुरू करूंगा। जैसे हम डॉट प्रोडक्ट पढ़ेंगे वहां पर यही चीजें आने वाली है, कैसे दो वेक्टर के बीच में एंगल निकाला जाता है, दो वेक्टर के बीच में एंगल को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है वो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया, और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो सिंबल भी आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से देखते हैं बेटा जी, वेक्टर ए वेक्टर बी, और इसको रीड करेंगे तो क्या रीड करेंगे, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज के लेक्चर में पढ़ी हुई सारी बातें, ये बेसिक बातें, आज मैंने बड़ी बात नहीं की, मैंने छोटी छोटी बेसिक बातें की है जो आगे आने वाले चैप्टर्स में आपको बहुत हेल्प करेगी। तो उम्मीद करता हूं ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो इस लेक्चर में अपन इतना स्टडी करेंगे, बाकी अपन स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू बेटा।